दोस्तों नमस्कार। हाथ में संविधान की कॉपी और जुबां पर बाबा साहब अंबेडकर का नाम और इस राजनीति के आसरे इस देश के भीतर जो दलित तबका है, आदिवासी तबका है, पिछड़ा तबका है या सीधे कहें जो हाशिए पर पड़ी हुई जातियां हैं, उनको इस देश की राजनीति के मुख्य धारा में लाकर खड़ा करने की जो कोशिश है, वह भी अगर सत्ता तक नहीं पहुंचा पा रही है तो अगला सवाल कोई भी कर सकता है, रास्ता बचा क्या। यह रास्ते का सवाल इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक में किसी भी कांग्रेसी ने हाथ में संविधान और जुबां पर बाबा साहब अंबेडकर का नाम इस तर्ज पर कभी नहीं लिया जिस तर्ज पर मौजूदा वक्त में राहुल गांधी ले रहे हैं। या फिर अतीत के कुछ और पन्नों को खोलिएगा तो हो सकता है आजादी से पहले और आजादी के वक्त की परिस्थितियों में नेहरू और गांधी भी इस बात को समझ गए थे, इस देश में एक बड़ा तबका जो हाशिए पर है, उस तबके से जुड़े हुए शख्स को ही उसका नेतृत्व देना होगा। बाबा साहब अंबेडकर के साथ बावजूद इसके महात्मा गांधी के विचार और बाबा साहब अंबेडकर के विचार मेल नहीं खाते थे। संविधान सभा के भीतर नेहरू के भाषणों को लेकर खुला विरोध बाबा साहब अंबेडकर ने किया और जब संविधान सभा बनी तो उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और उस सहमति के बाद बाबा साहब अंबेडकर को संविधान को लिखना है, इस पर एक मुहर कांग्रेस ने लगाई, सभी ने मिलकर लगाई। यानी एक लंबी कांग्रेसी परंपरा को भी अगर आप परखें तो नेहरू हो या इंदिरा हो और इंदिरा गांधी के दौर में भी याद कीजिए जगजीवन राम, उन्हें ही कांग्रेस ने आगे किया। और इस परिस्थिति के बाद जब इस देश ने मंडल कमंडल की राजनीति को देखा और समझा, उस दौर में जिस तरीके से दलितों के बीच कांशीराम काम कर रहे थे और उनके संघर्ष को या कहें उनकी जिंदगी जीने की जद्दोजहद को उस राजनीतिक ताकत से जोड़ना चाहते थे जहां पर दलितों के भीतर वो आक्रोश वोट की शक्ल में कांशीराम की राजनीति को सत्ता तक पहुंचा दे। यह सोच कितनी बलवती थी और इसका परिणाम किस रूप में उभर कर आया, यह मायावती के कालखंड को देखकर समझा जा सकता है जब मायावती सत्ता में आई और समाजवादी पार्टी को भी एक वक्त कांशीराम के साथ समझौता करना पड़ गया। जिस समाजवादी पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में खुले तौर पर यह कहने में कोई हिचक दिखाई नहीं थी कि अगर इंडिया गठबंधन के बीच मायावती आएंगी तो वो अलग हो जाएंगे, राम गोपाल यादव ने बाकायदा एक इंटरव्यू में और खुले तौर पर सार्वजनिक मंच से इसका जिक्र भी किया था। सवाल सबसे बड़ा यह हो चला है मौजूदा वक्त में बीजेपी जिस राजनीति को साध रही है और साधते हुए जिस तरीके से सत्ता में मौजूद है, क्या उसमें 2024 का राजनीतिक प्रयोग भी कमजोर इसलिए पड़ गया क्योंकि मायावती साथ नहीं थी। और अगर मायावती साथ होती यानी बहुजन समाज पार्टी अगर उस इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो एक झटके में इस देश के भीतर लगभग 30 सीटें क्या कम हो जाती, जिसमें उत्तर प्रदेश की ही 10 से 15 सीटें हैं। क्योंकि जहां जहां बीजेपी या उसके अपने एनडीए गठबंधन के नेताओं को जीत मिली और वो सांसद बन गए, उसमें कम से कम 30 सीटें इस देश की ऐसी हैं जहां पर मायावती के हिस्से में जो वोट गया वो वोट अगर एनडीए से निकलकर इंडिया के हिस्से में चले जाता तो फिर जो आंकड़ा बीजेपी का है वो और नीचे आ जाता। तो क्या वाकई क्या शुरू में इस बात का ऐलान किया जा सकता है कि असल में इस देश में बीजेपी को सत्ता से हटाने या प्रधानमंत्री की कुर्सी की असल चाबी मायावती के पास है और इससे हटकर इंडिया गठबंधन तमाम राजनीतिक दलों के साथ खड़ा भी हो जाए, बावजूद इसके वह सत्ता तक पहुंच नहीं सकती है क्योंकि इस देश में दलित वोट बैंक और खास तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एक बड़ा कर्नाटक का हिस्सा, तमिलनाडु का हिस्सा, पंजाब का हिस्सा, हरियाणा का हिस्सा, यह एक बड़ा वोट बैंक अपने तौर पर
बीएसपी के साथ जुड़ा है, जिसकी जमीन कांशीराम ने इस देश के भीतर बनाई, और वह सोच बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान के जरिए रखी, और संविधान सभा के भाषणों में कई मौकों पर इस बात का जिक्र किया कि जब तक इस देश में आर्थिक समानता होगी नहीं, तब तक संविधान की किताब का कोई मतलब नहीं है, इसमें लिखे शब्दों का कोई मतलब नहीं है। और ध्यान दीजिए, राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद की परिस्थितियों के बीच जिस जाति जनगणना और संविधान और बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र कर रहे हैं, उसमें वह स्थायी समाधान खोज रहे हैं। राजनीतिक तौर पर वो चाहते हैं इस देश के भीतर यह सोच कम से कम उन समाज के भीतर विकसित हो जाए जो हाशिए पर है। लेकिन एक बड़ा फर्क है, कांशीराम जिन बातों का जिक्र करते थे और मायावती ने राजनीतिक तौर पर गांव गांव घूमकर जिन बातों का जिक्र किया, उसका मादा यही था कि इस देश के दलितों को एकजुट होना है। उनकी तादाद अच्छी खासी है, यूपी में तो 18%, 19% है, और अगर वो एकजुट होकर सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं तो सत्ता उनके हाथ में होगी। राहुल गांधी कहते हैं कि आपको खुद जागना है, क्योंकि इस देश को सत्ता चलाने वालों के बीच आप है ही नहीं, और जब तक आप खुद नहीं जागेंगे और राजनीतिक तौर पर एक ऐसी सत्ता का निर्माण करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे जहां पर आपके समाज, आपके समुदाय, आपकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थितियों को लिए हुए तबका इस देश की राजनीति को ना पलट दे, तब तक आपके अनुकूल रास्ता बनेगा नहीं। इन दो लकीरों में दो फर्क है। राहुल गांधी सत्ता तक पहुंचने का रास्ता नहीं खोज रहे हैं, वो समाज के भीतर एक बदलाव खोज रहे हैं, वह भी राजनीतिक दृष्टिकोण से। इससे पहले कांशीराम और मायावती सत्ता का रास्ता खोज रही थी, वो सामाजिक बदलाव का रास्ता नहीं खोज रही थी। सत्ता के आसरे समाज के भीतर किन्हें कैसे खड़ा होना है, क्योंकि मायावती ने अगर सबसे ज्यादा टिकटें किसी को दी, वो दो समाज के लोग थे। एक तरफ माइनॉरिटीज थी, दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज था, क्योंकि उन्हें पता था उनका अपना वोट बैंक इंटैक्ट है, वह बिखरेगा नहीं। क्योंकि जो बातें लगातार एक परिस्थिति के साथ, सामाजिक आर्थिक स्थितियों के साथ लोगों से जुड़ती चली गई, मायावती उसी तबके से आती है, कांशीराम उन्हीं समाज के भीतर के व्यक्ति हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं है। बावजूद इसके कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस की पूरी राजनीतिक धारा को मौजूदा वक्त में राहुल गांधी ने बदल दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें इस देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी की चाबी मायावती के पास है, और मायावती किसी हाल में न कांग्रेस से मिल सकती है, न इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हो सकती है। यह काम प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी हो, या फिर उस कुर्सी पर बैठाने की मशक्कत करने वाले अमित शाह हो, या बीजेपी अपने राजनीतिक तौर पर जिस उम्मीद और भरोसे के आसरे मौजूद है, उसमें उनके लिए चेहरा इस वक्त मोदी और शाह का ही है। तो इनकी पूरी राजनीतिक परिस्थितियां शायद इस बात की इजाजत देंगी ही नहीं कि मायावती किसी भी हालत में शिफ्ट हो जाए। राहुल गांधी इंडिकेट कर रहे थे जब वो रायबरेली में थे और सवाल जवाब संवाद हो रहा था, उन्होंने कहा इसके पीछे ईडी हो सकती है, सीबीआई हो सकती है, पेगासस हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इस देश के भीतर में अगर वाकई मायावती के पास चाबी है प्रधानमंत्री की कुर्सी की, तो क्या ईडी, सीबीआई और ईडी और अपने तौर पर पेगासस के जो स्थितियां थी उसमें इन हालातों से दो चार होकर मायावती क्या रिस्क नहीं लेंगी, या रिस्क ले सकती हैं, या फिर उन्हें भरोसा नहीं है, या फिर इंडिया गठबंधन के भीतर का कंट्रडिक्शन या अंतर्विरोध इतना बड़ा है कि उसमें मायावती अपने जमीन को टटोल नहीं पा रही है, क्योंकि सामने समाजवादी पार्टी खड़ी है। उन परिस्थितियों पे आए उससे पहले हमें लगता है राहुल गांधी ने जिस बात का जिक्र जिस तर्ज पर किया, तो क्या उन्होंने खुले तौर पर मान लिया इस देश के भीतर में सत्ता की चाबी मायावती के पास है, प्रधानमंत्री की कुर्सी की चाबी मायावती के पास है, इसीलिए वो सॉफ्ट कॉर्नर कांशीराम को लेकर रखते हैं, जिस कांशीराम ने शुरुआती दौर में ही कांग्रेस पर निशाना साधा था और आज भी गांव गांव बीएसपी
जब घूमती है भी है उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए, तो वो कहती है बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कांग्रेस ने किया था। और वो कांग्रेस जिसने आजादी के बाद से इस बात को समझ लिया कि वो अपने बूते यानी नेहरू गांधी परिवार खुद को दलित मानकर राजनीति नहीं कर सकता है, वह अपने भीतर और अपनी पार्टी के भीतर अलग अलग समुदाय विशेष को जगह दे सकता है, जिसके आश्रय वो अपने आप को एक स्टेट्समैन के तौर पर रख पाए। लेकिन यहां परिस्थितियां उलट क्यों हो गई, इसको परखने से पहले राहुल गांधी ने जो कहा उस बात को एक बार सुनिए जरूर। ये तो कहना पड़ेगा कि कांशीराम जी ने नींव रखी जी सर। और बहन जी ने काम किया, जी ये तो मैं भी मानता हूँ। मगर एक सवाल है, जी सर। बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रही? ये भी सच है। जी सर। हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े। जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। जी सर, सही। हो सकता है राहुल गांधी के जहन में उत्तर प्रदेश की सियासत, वहां की राजनीति, वहां का वोट बैंक, उसका जोड़ तोड़ और हिसाब किताब के लिहाज से आंकड़ों पर दृष्टि हो, और वो कह रहे हो कि दरअसल मायावती साथ होती तो फिर चुनाव परिणाम अलग होते। उस दिशा में हो सकता है वो ना सोच पा रहे हो कि इस दौर में भी कांग्रेस और खुद राहुल गांधी की मौजूदगी इस देश की सियासत को साधने के लिए कैसी होनी चाहिए, जहां पर इस देश में उनकी अपनी भूमिका नेहरू से इंदिरा और इंदिरा से राजीव गांधी और मौजूदा वक्त की परिस्थिति में यह देश जब अलग अलग संकटों से जूझ रहा है, तो उसमें उनकी भूमिका क्या सिर्फ और सिर्फ जाति जनगणना और जाति के इर्द गिर्द घुमड़ने वाली राजनीति में सिमटी हुई हो? ये दो अलग अलग रास्ते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश को लेकर अगर सोचा तो वहां का आंकड़ा कहता क्या है। 2019 के लोकसभा चुनाव को अगर याद कीजिएगा, उस वक्त समाजवादी पार्टी और बीएसपी यानी मायावती दोनों मिलकर लड़े थे। कांग्रेस अलग लड़ी थी, बीजेपी अलग लड़ रही थी। समाजवादी पार्टी और बीएसपी को मिलकर जो वोट परसेंटेज इनका उस वक्त में था वो लगभग 38-39% था, और इनको 15 सीटें मिली थी। मायावती 10 सीटों पर उनके सांसद जीते और 5 पर समाजवादी पार्टी के जीते। आरोप प्रत्यारोप लगे, किसका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, आज उस पर मत जाइए। लेकिन अगर 2019 के चुनाव में कांग्रेस के भी 6.5% आप जोड़ देते हैं तो वह भी 44% होता है, और बीजेपी ने अपने बूते 2019 में 49.98 यानी तकरीबन 50% वोट हासिल किए थे। यानी वोट के लिहाज से 2019 में तीनों मिल भी जाते तो भी बीजेपी लगभग 6% आगे थी। लेकिन खेल बदलता है 2024 में, और 2024 के भीतर का सच यह है कि 50% से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और मायावती की बीएसपी को मिलते हैं। तीनों के वोट परसेंटेज को अगर मिलाइएगा तो यह 53% है। यानी समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीत गई, कांग्रेस 6 सीटों पर जीत गई, मायावती को एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन मायावती का वोट और कांग्रेस का वोट लगभग बराबर, कांग्रेस का 9.53%, बीएसपी का 9.46%। समाजवादी पार्टी जरूर 33.84% तक ले गई, जो उसके अपने राजनीतिक कैरियर में एक रिकॉर्ड बन गया। लेकिन यहां पर सवाल यह है, क्या वाकई लोकसभा चुनाव में अगर मायावती साथ होती तो स्थिति बिल्कुल अलग होती? यकीन जानिए, जितने वोट मायावती को लगभग 10 से 15 सीटों पर मिले, अगर वह सीट इंडिया गठबंधन में जुड़ जाते तो बिजनौर, मेरठ, फतेहपुर, अमरोहा, अलीगढ़, शाहजहांपुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फूलपुर, अकबरपुर, फर्रुखाबाद, डुमरियागंज, देवरिया, बांसगांव, भदोही, मिर्जापुर, इन तमाम जगहों पर बीजेपी नहीं जीत पाती। यानी एक झटके में लगभग 12 सीटें से 15 सीटों के बीच का नुकसान उत्तर प्रदेश में बीजेपी को और हो जाता।
और इस देश के भीतर की राजनीति को अगर आप टटोलिएगा तो उसमें पंजाब, उसमें महाराष्ट्र, उसमें मध्य प्रदेश, उसमें हरियाणा, उसमें छत्तीसगढ़, ये तमाम जगहों पर, और बिहार की भी 2 सीटों पर असर पड़ता। तो क्या मायावती के पास इस देश की चाबी, उत्तर प्रदेश की सियासत की चाबी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं और इससे पहले के चुनाव को भी अगर आप परखें तो उसमें कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी तीनों के वोट को अगर आप मिला देते हैं तो यह बीजेपी से तकरीबन 6% वोट ज्यादा हो जाएंगे। कांग्रेस को सिर्फ 2.33% वोट मिले थे, 2 सीटें मिली थी। बीएसपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी और लगभग 12.88%, यानी कांग्रेस और बीएसपी 3 सीटें जीत पाती हैं, लेकिन दोनों का वोट बैंक लगभग 15% तक है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो 32% वोट लेती है, तो उसमें अगर यह जोड़िएगा तो यह 47%। और सत्ता में इस वक्त योगी आदित्यनाथ हैं, उनको 41.29% वोट मिला था। तो वोट के परसेंट के लिहाज से एक झटके में विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से बीजेपी गायब हो जाएगी। लगभग 3 से 4 सीटों पर लोकसभा की और विधानसभा की लगभग 11 सीटों पर सीधा असर बिहार में दिखाई देता है। यह स्थिति पंजाब के भीतर भी नजर आती है। असल सवाल शायद यहीं से शुरू होता है, क्या वाकई मायावती जिस राजनीतिक जमीन पर खड़ी है उस राजनीतिक जमीन पर सेंध लगा पाने की स्थिति में राहुल गांधी नहीं है? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, इंडिया गठबंधन मशक्कत करते चले जाए, बावजूद इसके उसके अपने कंट्रडिक्शंस उसको हरा देते हैं। क्योंकि मायावती यह कहने से चूकी नहीं कि दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बन गई थी। अगर वह साथ खड़ी हो जाती तो आम आदमी पार्टी जीत जाती। कांग्रेस ने यह कहने में देर नहीं लगाई। हरियाणा में आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम बन गई। अगर वो साथ खड़ी हो जाती तो फिर कांग्रेस की सत्ता हो जाती। और उत्तर प्रदेश में बीएसपी के ऊपर यह आरोप लगे कि वह दरअसल बी टीम हो गई। और महाराष्ट्र के भीतर के अंतर्विरोध को देखिएगा तो वहां भी यह सवाल निकल कर आएगा। अब यहां पर सोचिए कि महाराष्ट्र के भीतर आजादी के तुरंत बाद पहले चुनाव के बाद एक उपचुनाव 1954 में भंडारा में हुआ। नागपुर से सटा हुआ जिला है भंडारा। बाबा साहब अंबेडकर वहां से चुनाव लड़ने खड़े हुए थे। उपचुनाव था, उनकी साख थी। हालांकि उस समय तक उन्होंने धर्म परिवर्तन किया नहीं था, वह 1956 में किया और यह 1954 का वक्त है जब उपचुनाव हो रहे थे। लेकिन बावजूद इसके उस दौर में कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में हरा दिया। और उससे पहले संविधान लिखने को लेकर और संविधान सभा के भीतर बाबा साहब अंबेडकर जिन मुद्दों को उठा रहे थे उसमें आर्थिक मुद्दा सबसे व्यापक था। राहुल गांधी कमोवेश वही बातों का जिक्र मौजूदा वक्त की राजनीति को साधने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगला सवाल यह है कि दरअसल उस समाज के भीतर जिस समाज का सवाल उठाते हैं आप उसके भीतर से नहीं निकले हैं। इसके लिए एक बेहतरीन उदाहरण झारखंड का है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी करप्शन के आरोप में जेल गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी करप्शन के आरोप में जेल गए। करप्शन दोनों मुख्यमंत्रियों के इर्द गिर्द घुमड़ता चला गया। लेकिन बीजेपी के पास ना कोई उम्मीदवार झारखंड में ऐसा था, ना कोई चेहरा था जो आदिवासियों के बीच जाकर उनकी भाषा बोली में और उन्हीं के सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश में खड़ा होकर यह मैसेज कन्वे कर पाए कि देखिए जो हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप है या जो हेमंत सोरेन है उनको आपको हराना होगा, हम साथ खड़े। यह मैसेज कन्वे नहीं हो पाया। और हेमंत सोरेन की पत्नी जो खुद आदिवासी समाज से आती हैं, पढ़ी लिखी है, उन्होंने जो संवाद बनाया उस संवाद ने कमाल किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीत गई। बीजेपी नहीं जीत पाई। तो क्या इस दौर में दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय का जैसे ही जिक्र होगा, ध्यान दीजिए हर चुनाव में मुस्लिम उस जगह पर उसे वोट देता है जो बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दे। वह चाहे उम्मीदवार शिवसेना उद्धव ठाकरे का हो, चाहे वह उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का हो।
या किसी भी XYZ का हो, वो कांग्रेस का भी हरा रहा होगा तो कांग्रेस के साथ भी खड़े हो जाएंगे, लेकिन वो हराने वाला होना चाहिए। यानी अल्पसंख्यक समुदाय भी इस बात को जानता समझता है कि दरअसल वो कांग्रेस के साथ तब तक नहीं खड़ा हो सकता है जब तक कांग्रेस सत्ता में आने की परिस्थिति में ना हो, अन्यथा वो नहीं देगा। यही स्थिति कमोवेश पिछड़े तबके के भीतर की रही, और वहां पर बटे हुए जो जातियां हैं उसमें भी कुछ, उसमें जो क्रीमी लेयर माना जाता है और जो बिल्कुल नीचे के माना जाता है, जो अति पिछड़े के तौर पर जिन्हें देखता है, उनके बीच भी एक गैप है। और इसी परिस्थिति में आदिवासी समाज भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है, माइनॉरिटीज भी है। लेकिन ये सभी एक साथ तभी आ सकते हैं जब उन्हें कोई ऐसा स्टेट्समैन मिल जाए जो इस मैसेज को कन्वे कर रहा हो कि अब सब हमारे लिए एक बराबर हैं। यानी इस देश की इकोनॉमी को लेकर नहीं, बल्कि इस देश में कम से कम हर किसी को एक बराबर सम्मान देने की स्थिति में कौन है। और सम्मान और भागीदारी के बाद आर्थिक परिस्थितियां, जो आर्थिक समानता का मापदंड था जिसको बाबा साहब अंबेडकर जिक्र कर रहे थे, और उन्होंने अपने PhD पेपर में भी किया था कि आर्थिक समानता क्यों जरूरी है, जो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की थी। तो वो एक पूरी प्रक्रिया समाज के भीतर मौजूदा वक्त की राजनीति में जब आकर खड़ी होती है, तो एक सवाल सबसे बड़ा यही है कि सत्ता और विपक्ष, इसकी एकजुटता से हटकर विपक्ष के भीतर अलग अलग समुदायों के साथ जुड़े हुए राजनीतिक दलों को भी एक साथ होना होगा। और कांग्रेस अगर खुद को अतीत के आश्रय खोज रही है तो उसे अपनी भूमिका उस स्टेट्समैन के तौर पर खड़ी करनी होगी। राहुल गांधी कांशीराम नहीं हो सकते हैं, राहुल गांधी बाबा साहब अंबेडकर नहीं हो सकते हैं। बाबा साहब अंबेडकर आर्थिक मुद्दों को उठाते उठाते रहे, लेकिन चुनाव हार गए और कांग्रेस ने ही उन्हें चुनाव हराया। कांशीराम के निशाने पर कांग्रेस थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस वक्त सत्ता कांग्रेस की चली आ रही थी। और मंडल कमंडल की लड़ाई के भीतर का सच, जो खास तौर से इस पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार के बेल्ट में उभर कर आया, उसने मैसेज बहुत साफ दिया कि आपके पास एक मुश्त, एक वोट बैंक खड़ा है और आप राजनीति साध सकते हैं। असल सवाल मौजूदा वक्त का यही हो चला है कि आखिर क्यों इस पूरी राजनीतिक परिस्थितियों में जिस बिसात पर कांग्रेस खड़ी है और जिस बिसात पर राहुल गांधी खड़े हैं, और उसके उलट जिस बिसात पर मायावती खड़ी, और मायावती की जो भूमिका है इस देश के भीतर में, वो तमाम चीजें इसीलिए क्या ढक दी गई, या फिर इसीलिए इस देश के भीतर में पॉलिटिकल न्यू इक्विपमेंट्स, नए हथियार, जिसको CBI, ED, पेगासस जिसका जिक्र किया गया, या फिर इससे हटकर जो एक करप्शन की सोच थी, उस करप्शन को संवैधानिक तौर पर काउंटर करने के लिए खुद को करप्ट करते हुए वो इलेक्टोरल बॉन्ड में करप्ट हुए, वो अलग अलग डील में करप्ट, वो राफेल डील भी हो सकती है, वो PM केयर्स भी हो सकता है, लेकिन सत्ता और संवैधानिक ताकत जिसके पास है उसी ने चीजों को परिभाषित करने की शुरुआत कर दी। यानी संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान की परिभाषा अपनी सत्ता के लिए गढ़ने की कोशिश, और संविधान में लिखे हुए शब्द और उसके आसरे इस देश में आर्थिक समानता की खोज। लेकिन बीच में वही संविधान है और बीच में वही सामाजिक, आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां हैं जो 1947 से इस देश में चली आ रही है। शायद इसीलिए अभी इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं है, जिसमें इस देश की जातियों से जुड़े हुए अलग अलग तबके ये मान लें कि दरअसल वह इस देश की राजनीति को बदल देंगे। शक उनकी निगाहों में भी है, और इसका लाभ अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से परोसते हैं और लेते भी हैं। सवाल मौजूदा वक्त के उस गणित का भी है जिसमें आपको सत्ता तक पहुंचना होगा, और उसको पहुंचने का रास्ता शायद एक नई परिभाषा के साथ खुद को खड़ा करना होगा। यह सोच मायावती के लिए भी जरूरी है, और यह सोच अखिलेश के लिए भी जरूरी है, यह सोच राहुल गांधी के लिए भी जरूरी है, और यह सोच नई पीढ़ी के तेजस्वी यादव के लिए भी जरूरी है। और आने वाले वक्त में इस सोच को ममता बनर्जी को भी समझना होगा, क्योंकि इस देश के भीतर की आर्थिक परिस्थितियों ने जब मिडिल क्लास की कमर तोड़ डाली है, तो आदिवासी, दलित और पिछड़ों की
आर्थिक परिस्थितियां और अल्पसंख्यकों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां और किस गर्त में जाएंगी, इसकी कल्पना सिर्फ और सिर्फ आप इस आश्रय कर सकते हैं कि आज की तारीख में भारत भी अमेरिकी सामानों को कम टैरिफ के साथ भारत में लाने को तैयार है। यानी भारत न सिर्फ एक बाजार के तौर पर, बल्कि भारत के भीतर विदेशी सामान, वह भी अमेरिकी सामान को लाकर अपनी सत्ता को बनाए और बचाए रखने की सियासत की दिशा में जा चुका है, जो इससे पहले नहीं गया था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।